और बात करते हैं मिशन 2024 से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैट्रिक लगाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सुबह दक्षिण में रैली करते हैं तो शाम को पूरब में नजर आते हैं। रैलियों में मोदी अपने काम के साथ विपक्ष की कमियां गिनाते हैं, जनता के सामने रखते हैं, लेकिन विपक्षी गठबंधन हर रैली में सिर्फ मोदी पर हमला बोलता हुआ नजर आता है। मोदी सरकार कहती है कि झुग्गी वालों के लिए पक्का मकान देंगे, तो मुंबई की रैली में इंडी के नेता कहते हैं कि धवारी का रीडेवलपमेंट नहीं होने देंगे। अब 24 के चुनावी संग्राम में फैसला जनता को करना है। रिपोर्ट देखिए। पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विरासत हो या सियासत, उत्तराधिकारी वही बनता है जो दमदारी से अपने पुरखों के संघर्ष को सफलता में तब्दील कर दे। मोदी ने 2014 में ठीक वही किया और 3 दशकों के बाद केंद्र में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2019 में भी मोदी बम्पर बहुमत लाकर वापस लौटे और अब 24 का टारगेट तो 400 पार का है। मोदी की सत्ता साल दर साल बढ़ती रही तो उनका विजन और देश के विकास की गाड़ी भी फर्राटे भरती रही। हमारी सरकार के 10 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। पूरी दुनिया में एनडीए सरकार के विकास कार्यों की चर्चा हो रही है। विकसित भारत का संकल्प ही मोदी के आगे किसी को विकल्प नहीं बनने देता। तभी तो देश तीसरी पारी के लिए भी मानो मन बना चुका है। मगर अब चुनाव की तारीखें आ चुकी हैं और उसके अगले ही दिन पक्ष और विपक्ष ने अपनी राहें अलग अलग चुन ली। इंडिया अलायंस ने पश्चिमी भारत यानी कि महाराष्ट्र से ताल ठोकी तो मोदी ने दक्षिण में अपना दम दिखाया और 400 पार का नया नारा दोहरा दिया। इस बार चुनावों के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। अब पूरा देश कह रहा है 4 जून को 400 पार। विकसित भारत के लिए 400 पार। विकसित आंध्र प्रदेश के लिए 400 पार। मोदी पहले ही जून से नई सरकार के कार्यकाल की शुरुआत का ऐलान कर चुके हैं तो 100 दिनों का एक्शन प्लान भी रेडी है। उधर मोदी विरोधियों ने नेताओं की संख्या तो मंच पर जुटा ली, मगर इस अंक गणित में केमिस्ट्री गायब है। तभी तो राहुल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन के दौरान जब सभी विपक्षी दलों को बुलाया तो अखिलेश यादव ने ऐन मौके पर गच्चा दे दिया और चिट्ठी लिखकर कहा कि यात्रा की सफलता तभी मानी जाएगी जब बीजेपी हार जाए। मगर मोदी ने देश भर में अपनी जीत का फॉर्मूला सबको बता दिया। इस चुनाव में बीजेपी के सहयोग हमारे साथी लगातार बढ़ रहे हैं। एनडीए की ताकत बढ़ रही है। गठबंधन के मोर्चे पर बीजेपी मजबूत है क्योंकि यहाँ लड़ाई कम है और स्टीयरिंग अपने दम पर बहुमत हासिल करने वाली बीजेपी के पास है, जो खुद भी बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। इसीलिए 50% से ज्यादा वोटों पर मोदी का फोकस है। अगर ऐसा होता है तो फिर इंडिया अलायंस मिलकर लड़ा तो भी मोदी की विजय तय है। इसके लिए कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। दरअसल 3 लाख से ज्यादा वोटों के मार्जिन से जीती हुई सीटों में बीजेपी बहुत आगे है। साल 2009 में एक सीट ऐसी थी जहां पर बीजेपी ने 3 लाख से ज्यादा वोट से जीत हासिल की थी, मगर 2014 में यह आंकड़ा 42 सीटों को पार कर गया। साल 2019 में तो बीजेपी की ऐसी सीटें बढ़कर 105 हो गई, यानी 303 जीती हुई सीटों में से 105 ऐसी थी जहां बीजेपी के उम्मीदवारों को 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। देश के 13 प्रदेशों में बीजेपी का 50% से ज्यादा वोट शेयर है। साल 1984 की बात करें तो उस दौरान कांग्रेस को 49.10% वोट मिले थे और राजीव गांधी के नेतृत्व में 414 सीटें आई थी। अब एनडीए का टारगेट 2024 में देश भर में 50% से ज्यादा वोट शेयर हासिल करना और 400 सीटों से ज्यादा पर जीत हासिल करने का है। इस आंकड़े को हासिल करने के लिए मोदी सेना जुटी हुई है।
जरूरत के मुताबिक गठबंधन किए जा रहे हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में टीडीपी और जनसेना के साथ किया, और मोदी ने दक्षिण से कांग्रेस और जगन रेड्डी पर हमला भी बोल दिया। ये गलती कभी मत करना कि आंध्र में जगन की पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलग है। ये दोनों एक ही है। एक परिवार के लोग ही दोनों पार्टी चला रहे हैं। तो ये दोनों की चालाकी है। ये दोनों एक ही चट्टे बट्टे के आजू बाजू है। कोई गलती मत करना। दक्षिण भारत में बीजेपी हमेशा से कमजोर मानी जाती है, मगर इस बार मोदी का मैराथन शो देखकर हालात बदल रहे हैं। तभी तो मोदी की सभा में भयंकर भीड़ आ रही है। जब जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण भाषण दे रहे थे, तो पीएम मोदी को पालनाडु में लोगों से लाइट टावर से नीचे उतरने की अपील करनी पड़ी। भीड़ इतनी ज्यादा थी। जरा पुलिस के लोग उनको नीचे उतारिए, नीचे उतारिए उनको। बिजली के तार है, आप क्या कर रहे हैं वहां? प्लीज कम डाउन। आपकी जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। जनता को साधना हो या नेताओं को, ये मोदी को बखूबी आता है। तभी तो सीटों के बंटवारे से लेकर अपने सिंबल पर लड़ाने तक बीजेपी 400 पार का सफर तय करने में जुटी है। मगर पीएम मोदी का दावा है कि कांग्रेस अपने साथियों को धोखा देती है। एनडीए में हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी है जिसका एक ही एजेंडा है, गठबंधन के लोगों को यूज एंड थ्रो करना। जो लोग चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ऐसे लड़ते हो, ऐसे झगड़ते हो, वो चुनाव के बाद क्या करेंगे, ये आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। चुनाव से पहले टकराव है, खींचतान है, नतीजों के बाद क्या होगा ये तो आगे ही पता चलेगा, मगर राजनीति क्या कुछ ना कराए। मुंबई में इंडिया अलायंस की रैली से पहले एक ऐसा नजारा दिखा जिसने सत्ता के लिए सियासत की पोल खोलकर रख दी। जिन दो विचारधाराओं के बीच दशकों से टक्कर चल रही थी, उसी का अब मेल मिलाप होता दिख रहा है। बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस में हमेशा से सियासी मतभेद रहे, मगर अब राहुल गांधी ने बाला साहब ठाकरे के स्मारक पर जाकर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की, जिसको लेकर सीएम शिंदे ने सवाल उठाए हैं। आज का दिन ये शिव सैनिकों के लिए काला दिन है, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने पूरे देश को मार्गदर्शन किया। इसी ऐतिहासिक मैदान में जिन्होंने स्वतंत्रवीर सावरकर जी के खिलाफ आरोप लगाए, उनके बाजू में बैठकर ये सभा लेने की नौबत आज यहाँ पर आई है। ये दुर्भाग्य है। आज कैसे कहेंगे, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अभी अगर इंडिया ब्लॉक 7 चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, बहुत मजबूत होकर चल रहा है, और उसको बताने की क्या आवश्यकता है। हमें लग रहा है इस बार कहीं 2004 रिपीट ना हो जाए इस चुनाव में। 4 तारीख को, 4 जून को 2004 रिपीट हो जाएगा। 20 साल हो रहे हैं। 20 साल के बाद जबरदस्त परिवर्तन होगा। मोदी को हराने के लिए विपक्ष हर हथकंडे अपना रहा है, मगर आपसी लड़ाई में फंसता जाता है। तभी तो महाराष्ट्र में अब तक इंडिया अलायंस के बीच सीट शेयरिंग तय नहीं हुई है। चारों पार्टियों में सीटों को लेकर लगातार टकराव बना हुआ है। बिहार में भी आरजेडी और कांग्रेस में सीटों को लेकर खींचतान मची है। 40 में से 1 सीटें 2019 में इन्होंने जीती थी, फिर भी अब तक बाकी की सीटों पर भी नाम तय नहीं हो पाए हैं। उत्तर प्रदेश से तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मानो दूरी बना ली है। गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से चुनाव शायद नहीं लड़ना चाहता। जिस मुंबई से मोदी विरोधी अब हुंकार भर रहे हैं, न वहां सीट शेयरिंग तय हुई, न बिहार में। यूपी में भी अब तक गांधी परिवार की दस्तक अमेठी और रायबरेली में नहीं हुई है। मोदी विरोधी किसी न किसी तरह से एकजुटता दिखाते हैं, जैसे मुंबई में कोशिश की, मगर इतने नेताओं की मौजूदगी के बावजूद सियासी तौर पर क्या ये फ्लॉप शो रहा, क्योंकि एजेंडा सिर्फ मोदी हटाओ का था। राजा की आत्मा ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। क्या आप सोचते हो शिवसेना के लोग
एनसी के लोग ऐसे ही चले गए? नहीं, जिस शक्ति की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने उनका गला पकड़कर उनको बीजेपी की ओर किया है। मोदी जी को हराने के लिए नहीं, उस सोच को हराने के लिए जो देश को बांटना चाहती है, उसके लिए हम लोग एक हुए। जब इंडिया गठबंधन की बात होनी शुरू हुई, लोग कहते थे कि ये लोग एक साथ नहीं आएंगे, बातचीत होती रहेगी मगर ये लोग एक साथ आ नहीं पाएंगे। आप लोग देख लीजिए, सारे साथ हैं, चुनाव अनाउंस हो गया, सब साथ हैं। पश्चिम भारत से लेकर दक्षिण तक सियासी टक्कर जोरदार होने वाली है। तो क्या विपक्षी सिर्फ मंचों से ताल ठोकेंगे और मोदी हैट्रिक लगा देंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे बढ़ते हैं, तस्वीरें आपको श्रीनगर की दिखाते हैं, जहां पर डल झील के किनारे खूबसूरत नजारा देखने को मिला। यह नजारा रोमांच से भरा था और हैरत अंगेज करतबों से बढ़ा था। देखिए जरा। श्रीनगर में डल झील के किनारे अलग ही नजारा देखने को मिला। यहाँ आयोजित की गई फार्मूला 4 कार शो में रफ्तार का रोमांच देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक पहुँचे। खिली धूप में लोगों ने रफ्तार और संतुलन के बीच अलग अलग करतबों का खेल देखा। इस दौरान तालियां बजी, हर कोई अपने बेस्ट कार